डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में कम्युनिकेशंस यातायात को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय भूगोल का ये लगभग अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं और ये जो हमारा सेक्शन है यातायात का, ट्रांसपोर्टेशंस का, ये काफी ही महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण इसलिए कि इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी तो हम लोग आंकड़ों के तहत ही अध्ययन कर ही रहे हैं, इसमें सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े, और हमने कोशिश किया है कि जो नवीनतम आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं इस परिवेश में, उसका हम लोग अध्ययन कंटेम्प्रेरी रूप से करेंगे, समसामयिक रूप से करेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपका उसमें गलती ना हो और आप नंबर उठाने में सफल रहे। तो सबसे पहले ये बात कि आखिर ट्रांसपोर्टेशंस के जो साधन हमारे देश में हैं, या वैश्विक स्तर पर भी कह लीजिए, हालांकि वैश्विक स्तर पे कुछ नए तरीके भी यातायात के उपलब्ध हो गए हैं, तो उस पर बस जो पारंपरिक तरीके से वैश्विक स्तर पे या भारत के स्तर पे यातायात के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको थोड़ा हम एलोबरेट कर देना चाहते हैं। हालांकि ये बात आप पहले से जानते होंगे, लेकिन एक क्रम बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल किए हैं। उसमें है कि क्या साधन है हमारे यहाँ परिवहन के, यानी ट्रांसपोर्टेशंस के, तो उसमें कुल 4 साधनों का वर्णन हमने किया है। 1, 2, 3 और 4। सड़क यानी रोडवेज इसको बोलेंगे, रेल यानी इसको रेलवेज बोलेंगे, जहाज रानी को शिपवेज बोलेंगे। ये जहाज रानी 2 भागों में बटा हुआ है। एक देश के अंदर नदियों के माध्यम से जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं, उसको हम लोग आंतरिक जलमार्ग या इंग्लिश में इनलैंड वाटरवेज के नाम से जानेंगे। और देश के बाहर जो होगा वो 2 तरीके का होगा। एक तटीय यानी कोस्टल वाटरवेज। कोस्टल वाटरवेज का अर्थ क्या हुआ कि हर देश, यानी हमारे देश का भी इसमें विवरण शामिल होगा कि जो उसका कोस्ट होता है उसकी एक सीमा होती है। जैसे एक सीमा होती है 20 नॉटिकल्स मील, एक सीमा होता है 200 नॉटिकल्स मील। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 12 नॉटिकल्स मील्स, 24 नॉटिकल्स मील्स और 200 नॉटिकल्स मील्स। तो 12 नॉटिकल्स मील्स ऐसा क्षेत्र हुआ कि जो उस देश की सीमा मानी जाती है, यानी किसी भी विदेशी जहाज को 12 नॉटिकल मील के अंदर घुसने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई विदेशी जहाज बिना परमिशन के घुस आता है 12 नॉटिकल मील में, तो देश की सेना को यह अधिकार प्राप्त है कि उसको गोली से उड़ा दे। बात समझ में आई? जैसे कुछ वर्ष पहले केरला के तट पे एक इटालियन जहाज घुस आया था, तो जो तटरक्षक बल थे उसने उसे मार गिराया। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संधि जो थी उसका उल्लंघन है। तो 12 नॉटिकल मील्स देश की पूरी सीमा मानी जाती है। तो इस नॉटिकल्स मील, 12 नॉटिकल्स मील्स का जो रक्षा करता है वो तटरक्षक दल करता है, और इसी के लिए कोस्टल वाटरवेज का डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है? इसके तहत और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पर्यटन स्थल है, उसको जोड़ता है कोस्टल वाटरवेज। 2 नगरों को जोड़ता है कोस्टल वाटरवेज। जैसे एग्जांपल के तौर पर चेन्नई है और कोलकाता है, बीच में विशाखापट्टनम है। तो ये सब जगहों पे कोस्टल वाटरवेज के माध्यम से आदमियों का और सामानों का यातायात संभव होता है। उसके बाद इस सीमा के बाद जो आता है वो इंटरनेशनल वाटरवेज आता है, अंतरराष्ट्रीय जहाज रानी कहलाता है। तो ये चूंकि फॉरनर है इसलिए इसको हम लोग एक वर्ग में रखते हैं जहाज रानी के अंतर्गत, और ये देश के अंदर है इसको एक वर्ग में रखते हैं। ठीक है? और एक है वायु मार्ग, एयरवेज। इसके अलावा भी रेलवेज के अंतर्गत ही आप मान लीजिए मेट्रो आता है, जो विभिन्न शहरों में स्थानीय आधार पर उसका विस्तार किया जाता है और यातायात के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यातायात के साधनों को हम इन 4 वर्गों में बांटते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है सड़क मार्ग, रोडवेज। ठीक है?
यानी आज के क्लास में सिर्फ हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, रोडवेज सड़क मार्ग। अब सड़क मार्ग का महत्व हम लोग को देखना है सबसे पहले, जो बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों तरीके से रोडवेज का इंपॉर्टेंस आपको बताना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको क्रम से आप सुनिए और याद कीजिए कि जो सड़क मार्ग है, वाटरवेज है, उसका सभी मार्गों में या सभी वेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। किस दृष्टिकोण से? सबसे पहला दृष्टिकोण तो यह है कि इसे कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है, गली कूचों में भी यातायात के साधन इसके माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दूसरा ये कि जो दुर्गम क्षेत्र है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, तो वहां भी सड़कों का विस्तार किया जा सकता है, वहां भी सड़कों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तीसरा कि सभी प्रकार के साधन इस वेज पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चौथा यह है कि माल का जो ढुलाई है वो निर्माण स्थल से गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। जैसे रेलवेज है तो उसकी जहां पटरी बिछी हुई होगी वहीं से आप माल ला सकते हैं, और जहां तक पटरी बिछी होगी वहीं तक जा सकते हैं। एयरवेज है तो जहां एयरपोर्ट है वहीं के बीच में यातायात हो सकता है, सामानों का आवागमन हो सकता है। लेकिन रोडवेज ऐसा है कि आप वृहद सामान, ये छोटा सामान कोई भी हो, कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा आकस्मिकता में, इमरजेंसीज में आप रोडवेज का इस्तेमाल बहुत सुगमता से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इमरजेंसी आपको आता है तो रोडवेज आपको सहयोग करता है। तो इस प्रकार से सभी वेज में सबसे अच्छा वेज जो माना जाता है वो रोडवेज माना जाता है। और अगर महत्व के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप सचेत हैं, नियमों का पालन करके यातायात कर रहे हैं, तो इसमें दुर्घटना की संभावना और मृत्यु की संभावना कम होती है। जैसे और बहुत सा है, जैसे पानी वाला जहाज अगर डूब गया तो सभी मर गए, एयरवेज है क्रैश कर गया तो सभी के सभी मर गए। लेकिन रोडवेज ऐसा है कि अगर आप नियमों का पालन कर करके, गति नियंत्रित करके, सब कुछ समझ बूझ के गाड़ी का मेंटेनेंस करके कर रहे हैं तो जोखिम कम है इसमें, अन्य मार्गों के अलावा। अन्य मार्गों में 100% जोखिम है, इसमें आपके हाथ में है कि आप जोखिम को कम कर सकते हैं। ये अलग बात है कि रोडवेज पे भी आजकल बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हो रही हैं दोस्तों कि हम रोडवेज के नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर रोडवेज के नियमों का पालन करें तो रोडवेज में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, मृत्यु को बचाया जा सकता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस था जो आपको जानना था। अब जो आगे बात है वो पूरी का पूरा आपको ऑब्जेक्टिवली है, आपको याद करना होगा। हम कहेंगे कि आप क्लास में ही बहुत सारी बातें याद करते हुए चलिए, दोहराते हुए चलिए, और इस डेटा को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इसको 4-5 बार घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई हम नई बात बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, आपको ये सारी बातें पुस्तकों में अवेलेबल है। फर्क ये है कि अगर पुस्तक में आप पढ़ने लगिएगा तो आपको 5 पेज 10 पेज इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। यहां एक बोर्ड में आपको उसी 5 पेज 2 पेज 10 पेज का पूरा विवरण लिखा हुआ है। अगर इसको आप समझ करके याद कर लेते हैं तो आपका समय बचेगा और कंफर्मेशन होगा टॉपिक पे ऑब्जेक्टिवली कि हमको ये बातें याद करनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उस ढंग से। सबसे पहला डेटा आपके पास ये है कि जो रोडवेज है, सड़क है, उसमें वैश्विक स्थिति क्या है। तो बस 2 डेटा याद रखना पड़ेगा आपको कि भारत का विश्व में स्थान द्वितीय है रोडवेज के मामले में। तो रोडवेज के मामले में द्वितीय का मतलब क्या हुआ कि लंबाई, कितना किलोमीटर रोड है। तो जितना किलोमीटर रोड है उसको जब नापा गया तो उसमें पाया यह गया कि हमारा देश द्वितीय स्थान पर है। तो ऑटोमेटिकली सवाल पैदा होता है कि पहले स्थान पे कौन है। तो विश्व में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और द्वितीय स्थान पर कौन है? भारत है। अब प्रश्न ये उठता है कि डेटा आपको चाहिए इसके लिए कि कैसे आप बोलिएगा कि अमेरिका प्रथम पर है और भारत द्वितीय पर है। तो इसमें हम पाते हैं कि अमेरिका में कुल मार्गों की संख्या जो है, यानी सड़क मार्गों की संख्या 6.58 मिलियन किलोमीटर है।
कितना है? 6.58 मिलियन किलोमीटर कहाँ है? अमेरिका में है, और इतना रोड रख करके वो विश्व में प्रथम स्थान पे है। भारत में कितना है? तो 6.38 मिलियन किलोमीटर। तो ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। क्लियर? तो 2-3 बार दोहराइए। अमेरिका में कुल मार्गों का किलोमीटर कितना है? 6.58 मिलियन किलोमीटर। और भारत में कितना है? 6.38 मिलियन किलोमीटर मार्ग है, और अमेरिका प्रथम स्थान पे है इस धरती पर, और भारत द्वितीय स्थान पर है। तो अमेरिका में कितना किलोमीटर मार्ग है? 6.58 मिलियन किलोमीटर। मिलियन याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस में इसी में आपको फंसाएगा, चारों ऑप्शन में मिलियन को चेंज कर देगा। तो उस समय मिलियन अगर अभी आप क्लास में नहीं ध्यान देंगे तो उस समय दिक्कत हो जाएगा। तो फिर से हम 2-3 बार दोहराते हैं। अमेरिका में रोडों की संख्या 6.58 मिलियन किलोमीटर। भारत में रोडों का किलोमीटर कितना है? 6.38 मिलियन किलोमीटर। अमेरिका में कितना है? 6.58 मिलियन किलोमीटर। भारत में कितना है? 6.38 मिलियन किलोमीटर। और इस प्रकार से 6.58 मिलियन किलोमीटर लेकर के अमेरिका प्रथम स्थान पे है, और 6.38 मिलियन किलोमीटर लेकर के भारत द्वितीय स्थान पे है। डेटा याद हुआ? अब इसका दूसरा खंड पर हम आते हैं कि सड़कों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस। यानी हमारे यहां जो सड़क है वो एक प्रकार का नहीं है। निर्माण और रख रखाव दोनों चीज के आधार पर हम सड़कों का ये वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें ऊपर वाला जो देख रहे हैं एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, एक्चुअली में नेशनल हाईवे का ही पार्ट है एक्सप्रेस वे। जो नेशनल हाईवे 6 लेन का है, अवरोधहीन है, उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं डाला गया है, कहीं पर रुकने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि जहां जहां छोटे छोटे कस्बे या शहर आ रहे हैं वहां ब्रिज बना करके उस वेज को क्रॉस किया गया है, बाईपास बना करके क्रॉस किया गया है, ताकि आपकी गति नहीं रुके। तो ऐसा नेशनल हाईवे ही एक्सप्रेस वे है, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे। कुल 3 एक्सप्रेस वे हम लोग के यहाँ है। एक यमुना है, एक आपको बंबई से पुणे वाला है, और एक दिल्ली से अहमदाबाद वाला है। ये 3 एक्सप्रेस वे बनाया गया है जो नेशनल हाईवे का ही एक पार्ट है, और उसमें सिर्फ अंतर यह है कि वहां पर बाधा विहीन उसको किया गया है। चाहे वो बाधा रोड ब्रेकर का हो वो नहीं है, चाहे वो बाधा कस्बों का हो, शहरों का हो वो नहीं है, सभी बाधाओं से मुक्त किया गया है, ताकि आपकी गाड़ी की गति जो है वो मेंटेन रहे। तो ये एक्सप्रेस वे हो गया, राष्ट्रीय वे हो गया। अब देखिए ये दोनों का जो मेंटेनेंस होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये दोनों मिलकर के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नेशनल हाईवे का करता है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सप्रेस वे का निर्माण और रखरखाव करता है। दोनों का नियंत्रण सड़क मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन होता है। क्लियर? अब जो ये है राजमार्ग, जिला मार्ग, ग्राम, शहरी, ये चारों जो है यहां से लेकर के यहां तक ही है, ये सब राज्य सरकार के अधीन होते हैं। लेकिन राज्य सरकार में भी प्रशासन के दृष्टिकोण से अलग अलग लेयर बनाए गए हैं। तो राज्य सरकार जो स्टेट हाईवे है वो स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट डील करता है। क्लियर? इसी प्रकार से जिला जो सड़कें हैं उसको जिला परिषद देखती है, उसके अलग जो है निर्माण विभाग हैं। जहां तक ग्राम पंचायत और शहरी सड़कें हैं तो उसको ग्राम पंचायत देखती है और उसका निर्माण कार्य करती है। ये जो देख रहे हैं आपको सीमा सड़क, तो ये सीमा सड़क वाला जो है वो केंद्र सरकार देखती है और उसका निर्माण करती है। अब देखिए कि किसमें कितना किलोमीटर हमारे यहाँ सड़क है। तो एक्सप्रेस वे का कुल किलोमीटर जो है वो 1455 किलोमीटर हमारे यहाँ। कितना? 1455 एक्सप्रेस वे है। और राष्ट्रीय राजमार्ग का किलोमीटर जो है वो 1,32,500 किलोमीटर है। तो एक्सप्रेस वे कितना किलोमीटर है? 1455।
राष्ट्रीय राजमार्ग कितना किलोमीटर है? 1,32,500 किलोमीटर। अब नीचे आते हैं, राजमार्ग कितना है? तो 1,86,528 किलोमीटर। फिर ऊपर से दोहराइए छात्रों, एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 1455 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1,32,500 किलोमीटर। राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 1,86,528 किलोमीटर। अब नीचे जिला सड़कें की कुल लंबाई कितनी है? तो 6,32,154 किलोमीटर। फिर ऊपर से दोहराते हैं, तो एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितना है? 1455 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? 1,32,500 किलोमीटर। और राजमार्ग की कितनी लंबाई है? 1,86,528 किलोमीटर। और जिला सड़कें कितनी हैं? तो 6,32,154 किलोमीटर। और ग्राम पंचायत की सड़कें सर्वाधिक है, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और वो कितना है? 45,35,511 किलोमीटर। कितना? 45,35,511 किलोमीटर। तो फिर ऊपर से दोहराइए इसको, एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितना है? 1455 किलोमीटर। नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 1,32,500 किलोमीटर। राजमार्ग स्टेट हाईवे की कुल लंबाई कितना है? 1,86,528 किलोमीटर। जिला सड़कों की कुल लंबाई कितना है? 6,32,154 किलोमीटर। और ग्राम पंचायत की कितना है? तो 45,35,511 किलोमीटर। इसमें से कुछ वर्ष पूर्व तक ये अधिकांश सड़कें कच्ची थी। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना एक चला है, उसमें यह है कि 500 की जिसकी आबादी है जिस गांव की, तो उसको जिला सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में वर्तमान समय में अधिकांश जो ग्रामीण सड़कें हैं वो पक्की हो गई। लेकिन 10 वर्ष पूर्व का अगर आप डेटा देखेंगे तो ये अधिकांश सड़कें जो थी वो क्या थी? कच्ची थी। क्लियर? इस सड़कों में गांव की भी सड़कें आती, इसमें खड़ंजा बिछा करके ये करता है, सब इसमें शामिल है। और उसके बाद शहरी सड़कें कितना है? तो 5,44,683 किलोमीटर। फिर एक बार दोहरा लीजिए, एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1455 किलोमीटर, बोलते जाइए। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर। राजमार्ग स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 1,86,528 किलोमीटर। जिला सड़कों की कुल लंबाई 6,32,154 किलोमीटर। और ग्राम पंचायत सड़कों की कुल लंबाई 45,35,511 किलोमीटर। शहरी सड़कों की कुल लंबाई 5,44,683 किलोमीटर। और सीमा सड़कें हमारे यहाँ जो हैं वो 35,000 किलोमीटर हैं, जो देश के सीमाओं की रक्षा के लिए स्पेशल बनाई गई हैं। प्राइवेट लोग भी इस्तेमाल करते हैं, जो स्थानीय गांव। इस प्रकार कुल सड़कों की लंबाई हमारे यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 63,71,847 किलोमीटर हो गया। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है कि इसको किसी भी तरीके से मिलाने में आपको दे सकता है। मिला हुआ को बोलेगा कि कौन गलत है, या वस्तुनिष्ठ आधार पे एकल प्रश्न भी कर सकता है कि कुल सड़कों की लंबाई कितना है, ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितना है। तो आपको डेटा मैंने याद करा दिया, तो हम समझते हैं कि अब कुछ गलती नहीं होगी। एक बहुत बड़ा प्रश्न कि सबसे लंबा हाईवे कौन है हमारे नेशनल हाईवे? तो पहले 7 पढ़ाया जाता था, जो बनारस से शुरू होता था और कहा जाता था कन्याकुमारी तक। जब गोल्डन ट्रायंगुलर हाईवे का निर्माण हो गया तो ये चेंज हो गया, और सबसे लंबी सड़क हमारे देश में है नेशनल हाईवे 44। और ये कहां से कहां तक जाती है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कुल कितना किलोमीटर है ये? तो 3,745 किलोमीटर। तो हमारे देश की सबसे लंबी सड़क कौन है नाम के हिसाब से? नेशनल हाईवे 44। ये नेशनल हाईवे 44 कहां से कहां तक जाती है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745, यानी 3,745। एक बार और बोल दीजिए, हमारे देश की सबसे लंबी सड़क का नंबर कितना है? तो नेशनल हाईवे 44। और ये कहां से कहां तक जाती है? तो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, या श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 3745
45 किलोमीटर, 3745 3745 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। तो काफी महत्वपूर्ण डेटा है ये। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात ये है जो ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आता है कि अगर जितना है यानी 63,71,847 किलोमीटर, उसमें जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय मार्ग है, वो आप देखिए कितना हम लोगों ने देखा था, तो 1,32,500 किलोमीटर। ये मात्र संपूर्ण का 2% है नेशनल हाईवे। लेकिन ताज्जुब की बात है कि 2% हाईवे होने के बावजूद भी इस पर 40% यातायात होता है। कितना? 40%। तो ये ऑब्जेक्टिवली काफी महत्वपूर्ण है। यहां देखिए जितने यातायात के साधन हैं, 4 यातायात के साधन हम लोगों ने देखा था, उन साधनों में जो माल ढुलाई होती है, माल ढुलाई एरोप्लेन से भी होती है, जहाज से भी होती है, पानी वाले जहाज से भी होती है ना, ट्रेन से भी होती है और सड़क से भी होती है। यात्रा भी सभी से होता है। तो इन सभी साधनों में जो सड़क का मार्ग है उससे 65% माल की ढुलाई होती है। कितनी? 65%। और सवारी जो ढुलाता है, नहीं आदमी जो ढुलाता है, वो 80%। तो ये सब काफी महत्वपूर्ण डेटा है। आप इसको क्लास में ही दिमाग में बैठा के चलिए तो आपको इस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप हल कर लेंगे। अब ये तो डेटा वाइज हो गया। अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक भारत सरकार ने चालू किया था, इस पर से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसका प्रारंभ हुआ था जनवरी 1999 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? जनवरी 1999 ईस्वी में। और इसमें 3 फेज है, यानी एक फेज में ये स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो योजना था वो नहीं बना था, बल्कि 3 फेज में बना था। और तीनों फेज में क्या क्या हुए थे वो जरा गौर कीजिए। तो प्रथम चरण में कुल 5,846 किलोमीटर वाला सुपर वे यानी सुपर मार्ग बनाया गया था। ठीक है, जिसका विवरण हम लोग पहले कर चुके हैं। इसमें 4 चीजें थी और ऐसा किया गया था कि चारों ओर से भारत को, चारों जो महानगर हैं उसको एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। उसमें देखिए कि दिल्ली से मुंबई, यहां आप मैप से देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका यहां पर हुआ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई कहां हुआ छात्रों? यहां। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई पहला था जो 1419 किलोमीटर था। कितना? 1419 किलोमीटर। अब देखिए दूसरा जो है वो मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर। ये मुंबई है और ये चेन्नई है। तो ये मार्ग कितना हो गया? 1290 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर। अब देखिए चेन्नई से कोलकाता 1684 किलोमीटर। यहां चेन्नई है और यहां जो है कोलकाता है। ये कितना है? 1684 किलोमीटर। अब उसके बाद दिल्ली से कोलकाता या कोलकाता से दिल्ली, यहां से इस ढंग से है। तो ये क्या हो गया? 1453 किलोमीटर। तो यहां देखिए ये चतुर्भुज बन गया कि नहीं पूरा का पूरा? तो ये फर्स्ट फेज में था। इसमें आपको देखना यह है कि इसमें भी आपको क्वेश्चन राइज कर सकता है कि इस चतुर्भुज में किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में देखिए। तो सबसे ज्यादा किलोमीटर किसका है? चेन्नई से कोलकाता के बीच में, इसलिए इसको आप 1 नंबर पर मानिए। उसके बाद दूसरा कौन है? कोलकाता से दिल्ली के बीच में, इसको आप 2 नंबर पर मानिए। उसके बाद कौन है? तो दिल्ली से मुंबई के बीच में, इसको आप 3 पर रखिए। और फिर मुंबई से चेन्नई के बीच में इसको आप 4 पर रखिए। तो आप देखिए दिमाग में बैठा लीजिए कि चेन्नई से कोलकाता है, ये सबसे लंबी है। उसके बाद कोलकाता से दिल्ली गए, ये उसके बाद लंबी है। उसके बाद फिर दिल्ली से मुंबई आए, ये उसके बाद लंबी है। और फिर मुंबई से चेन्नई आए तो ये सबसे कम लंबा है। बात समझ में आई? आप यहां से गौर से देखिए तो मुंबई से चेन्नई जा रहे हैं, ये मुंबई है, सॉरी
चेन्नई से कोलकाता जाने, यहां से ये 1 नंबर सड़क हो गया लंबाई के हिसाब से, इधर से 2 नंबर हो गया लंबाई के हिसाब से, ठीक है। और फिर दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, ये 3 नंबर हो गया लंबाई के हिसाब से। और ये फिर चेन्नई से बंबई से चेन्नई जा रहे हैं, ये 4 नंबर पर हो गया। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस ढंग से आप रूट कीजिएगा तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। बैठा? तो चेन्नई से जो कलकत्ता हुआ वो लंबाई के हिसाब से 1 नंबर पर है, कलकत्ता से दिल्ली हुआ ये लंबाई के हिसाब से 2 नंबर पर है, दिल्ली से बंबई हुआ ये लंबाई के हिसाब से 3 नंबर पर है, और मुंबई से चेन्नई हुआ लंबाई के हिसाब से 4 पर है। तो घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में भी आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ सकता है। तो हमने टेक्निकली आपको बता दें कि कैसे याद क्लास में रखिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट फेज का था। दूसरा फेज का था कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। और दूसरा था पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, यानी सिलचर आसाम से लेकर के पोरबंदर तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी सर कहाँ लिख दिया? अच्छा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, सॉरी कन्याकुमारी लिखने में हो जाता है घबराइए। श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो अभी अब तृतीय चरण में क्या है कि जो रोड बन गया, यानी जिसको हम लोग कह रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड, तो इसमें अब 2 बातें शामिल की गई तृतीय चरण में कि हर रोड को 4x4 या 4x6 का चौड़ीकरण करना। पहले 2x2 था, 2 लाइन इधर 2 लाइन उधर, तो अब उसको क्या है, या तो 4x4 कीजिए या 6x6 कीजिए, ताकि हमारे यहां गाड़ियों की संख्या काफी बढ़ रही है। आपको पता है प्रति वर्ष गाड़ियों की संख्या हमारे यहां 10% की दर से बढ़ रही है। कितना? 10%। मान लिया 100 गाड़ी इस वर्ष में है, तो अगले वर्ष कितनी गाड़ी हो जाएगी? 110 गाड़ी। तो उस अनुपात में रोड को भी तो बढ़ना है। तो इसीलिए इसका चौड़ीकरण करने का तृतीय योजना में, और तृतीय योजना में यह भी है कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड बना है, अब तृतीय योजना में इन रोडों को राज्यों की राजधानियों से, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर पटना से कोई ये वेज नहीं गया है, पटना से 50, 100, 200 किलोमीटर दूर से गया है, तो पटना को उस हाईवेज तक, नेशनल हाईवेज तक जोड़ना, यानी चतुर्भुज सड़क तक जोड़ना। और मान लिया कोई पत्तन है, वहां नहीं गया, पत्तन मतलब समझ रहे, पोर्ट, तो उसको जोड़ना। या फिर कोई पर्यटक स्थल है, यानी राज्यों की राजधानियां, पोर्ट यानी पत्तन और पर्यटक स्थल को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट से जो है वो जोड़ना सड़कों के माध्यम से, ये थर्ड फेज का लक्ष्य है। क्लियर? एक अंतिम है बहुत बड़ा कि सड़क घनत्व हमारे यहाँ हर राज्यों में समान नहीं है। कहीं बहुत ज्यादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है और कहीं बहुत कम सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क घनत्व का मीनिंग क्या होता है। ये किसी किताब में हमने देखा तो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि अलग से आप जानिए। सड़क घनत्व का मतलब होता है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर समझ रहे हैं, यानी 100 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है। उतना बड़ा जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका है, उस क्षेत्रफल में कितना किलोमीटर सड़क है, इसको बोलते हैं सड़क का घनत्व। यानी 100 वर्ग किलोमीटर में जितना किलोमीटर लंबी सड़कें हैं वही सड़क घनत्व के नाम से जानी जाती है। आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। अब देखिए कि इस मामले में क्या है, तो हमने डेटा बनाया है कि सर्वाधिक सघन घनत्व वाले राज्य कौन है और सबसे न्यून सड़क घनत्व वाले राज्य कौन है। तो सबसे सघन घनत्व वाले राज्य में 3 हमने लिया है। गोवा सबसे पहले नंबर पर है, यहां 162 किलोमीटर सड़क घनत्व है, अर्थात 100 वर्ग किलोमीटर में 162 किलोमीटर सड़कें यहां बनी होती हैं। इफ एनी कंफ्यूजन? नो।
और उसके बाद दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पे पंजाब है। गोवा में 162 किलोमीटर सड़क घनत्व है, केरल में 121 किलोमीटर सड़क घनत्व है और पंजाब में 110 किलोमीटर सड़क घनत्व है। और सबसे न्यून कहां है? तो एक नंबर पर लद्दाख आता है, मात्र 100 वर्ग किलोमीटर में 4.8 किलोमीटर की सड़क है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय है। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर मेघालय आता है और चौथे नंबर पर नागालैंड आता है। और ये सब के पीछे कॉज ये है कि ये सारे के सारे स्टेट्स या यूनियन टेरिटोरी क्या है? तो पर्वतीय क्षेत्र है। अगर मैदानी क्षेत्र की आप बात करें तो बिहार का सर्वोच्च स्थान है मैदानी क्षेत्र में, जहां सबसे कम सड़क है। तो हम समझते हैं कि सड़क यातायात को जो जितने डेटा चाहिए हम पूरी तरीके से आपको समझाने और रटवाने में सफल हुए हैं। आइंदा क्लास में हम अगले क्लास में शामिल होंगे तो रेलवेज और अनवेज के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।